Hey guys, this is Sarita and welcome to our channel BioBlessed. आज का टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था कॉन्ट्रैक्टाइल मसल का और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का और मसल्स का, ताकि हम लोग ये वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, देन आपको ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। राइट, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए पहले हम लोग दो चीज को देखते हैं। वो क्या है? पहला है मोटर यूनिट। क्या होता है मोटर यूनिट? क्या होता है? एंड सेकेंड है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हम लोग इसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। ये क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, मोटर यूनिट क्या होता है? अपना जो मोटर न्यूरॉन होता है जो सिग्नल्स को लेके आता है, वो मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल को कैरी करता है, प्लस मसल्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है, मसल्स एसोसिएटेड विथ इट, ये दोनों मिला के अपना बनता है मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या होता है? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल्स एसोसिएटेड विथ इट। ओके, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? ये वो जंक्शन है, ये जंक्शन है बिटवीन, किसके बीच का जंक्शन है ये? हम लोग ने पहले वीडियो, इसलिए मैंने वो पहला वाला वीडियो बनाया था बिकॉज हम लोग ने उसमें पढ़ा था जो अपना मसल फाइबर है, मतलब मसल सेल है, उसका जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग ने क्या बोला था? सार्कोलेमा। राइट, तो ये जंक्शन है बिटवीन मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन आने वाला है, सिग्नल लेके आने वाला है, वो मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा हम लोग ने पढ़ा था उसके बीच का जंक्शन है। राइट, तो ये हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ये हो गया मोटर न्यूरॉन। ये दोनों चीज आपको क्लियर है अगर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो अपना मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेके आता है। कौन लेके आता है सिग्नल को? कौन लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से? मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन जब सिग्नल लेके आ रहा है, सिग्नल को लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? मोटर न्यूरॉन। ओके, ये सिग्नल को लेके जा रहा है। तो जब ये जंक्शन तक पहुंचेगा, जैसे ही ये जंक्शन तक पहुंचेगा, जंक्शन को सिग्नल देते ही, करते ही क्या करेगा? ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। क्या करेगा? ये रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। ओके, ये क्या बोला मैंने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा। किसके थ्रू सिग्नल भेजेगा? मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल को जैसे ही जंक्शन के पास लेके जाएगा, ये जंक्शन के पास, कौन सा जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, या हम लोग बोल सकते हैं मोटर एंड प्लेट के पास। जैसे ही लेके जाएगा, टच करेगा, वो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज एसिटाइल कोलाइन। अब ये एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा? ये एसिटाइल कोलाइन ये सिग्नल को पास करेगा सार्कोलेमा में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जंक्शन किसके बीच का है? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा को पास कर देगा ये सिग्नल को। अब जैसे ही सार्कोलेमा को ये सिग्नल मिलेगा, सार्कोलेमा को ये सिग्नल मिला, हमको पता है ये सेल था अपना, इसके अंदर का जो मेम्ब्रेन था वो सार्कोलेमा था, फिर उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, मेरे उसमें भी नोट करके दिया था कि मार्क इट एज इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। क्यों स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है? बिकॉज जैसे ये सार्कोलेमा को ये सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ही सिग्नल स्प्रेड हुआ, ये जो सेल है, हम लोग अज्यूम करते हैं ये मोटर एंड प्लेट है, तो सिग्नल आया, तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या है? कैल्शियम आयंस है। क्या है? कैल्शियम 2+ आयंस है। राइट, तो ये कैल्शियम आयंस इसके अंदर रिलीज हो जाएगा। राइट, अब ये कैल्शियम आयन जैसे ही पूरे सार्कोप्लाज्म में, ये सार्कोलेमा था अपना, ये अपना सेल है और इसके अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्म है। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आ गया।
अब ये कैल्शियम क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूरी स्टोरी बिगिन होती है, चालू होती है, राइट। तो ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये कैल्शियम आयन जाता है और अपना जो ट्रोपोनिन था, याद आ रहा है हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से पढ़ा था, ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बना हुआ है, क्या करता है, एक्टिन प्रोटीन पे एक्टिव साइट को मास्क कर देता है, ढक देता है, छुपा देता है, ताकि मायोसिन आके उसको अटैच ना हो। तो ये कैल्शियम आयन इसको लेके भाग जाएगा, मतलब इसके साथ बाइंड हो जाएगा, समझा। तो जैसे ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो गया, क्या होगा, ये दोनों बाजू हो जाएंगे और अपना जो यहाँ पे जो एक्टिव साइट थे, यहाँ पे ट्रोपोनिन हट गया तो एक्टिव साइट क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, क्योंकि एक्टिव साइट को कौन मास्क कर रहा था, कौन छुपा रहा था, ट्रोपोनिन। इतना समझा। क्या हुआ, मोटर जो सीएनएस से सिग्नल आया, सीएनएस से सिग्नल आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये मोटर न्यूरॉन इस सिग्नल को जंक्शन तक लेके गया, जंक्शन को जैसे ही टच किया, क्या किया इसने, ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज किया, वो क्या था, एसिटाइल कोलाइन। ये एसिटाइल कोलाइन जैसे ही निकला, इसने सिग्नल को सार्कोलेमा तक पहुंचा दिया, और ये सार्कोलेमा ने क्या किया, पूरे इसमें स्प्रेड करके कैल्शियम आयन को निकाल दिया। ये कैल्शियम आयन ने क्या किया, कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गया। ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने की वजह से जो एक्टिन पे जो एक्टिव साइट था अपना, वो फ्री हो गया मायोसिन के लिए, कि मायोसिन आ जाओ, मुझसे बाइंड हो जा, राइट। तो एक्टिव साइट क्या हो गया, खुल गया। अब मायोसिन को एक्टिव साइट दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा, उसको जाके बाइंड होने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है, अभी मायोसिन की भी स्ट्रक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम, और इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होता है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। तो जो एटीपी बाइंडिंग साइट था, उसमें से एटीपी को तोड़ देगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर देगा, कौन, एटीपेज एंजाइम, और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एटीपी और एटीडीपी बना देगा। क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा इनटू एडीपी प्लस पी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी ये इसको हाइड्रोलाइसिस किया, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको मायोसिन ने यूटिलाइज किया और एक्टिन बाइंडिंग साइट को इसके साथ, जो यहाँ पे एक्टिन का जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है, उसको साथ जाके अटैच हो गया और उसने क्रॉस ब्रिज बना दिया। जो ये बीच का ये जो लोग टच हो गए तो जो पार्ट बने उसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, समझा ये। अब क्या होता है, तो इससे क्या हुआ, अभी इतना समझा हम लोग ने क्या बोला, मायोसिन के पास एटीपेज एंजाइम था, तो वो एटीपेज एंजाइम से एटीपी को तोड़ दिया उसने, और उससे जो एनर्जी मिली उससे उसने क्या किया, उसको यूटिलाइज करके एटीपी एक्टिन के बाइंडिंग साइट को जाके अटैच हो गया और बाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे क्रॉस ब्रिज बन गया। इससे क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, ये जो मायोसिन है उस एक्टिन को अपनी साइड पुल करेगा, अपनी साइड, ऐसे दोनों मायोसिन लिए उसको दोनों को अपनी साइड पुल करेगा। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे जेड लाइन होता है, उसको एक्टिन अटैच होता है, कुछ तो ऐसा होता है वो, राइट। यहाँ पे ये जेड लाइन होता है, उसको एक्टिन अटैच होता है दोनों साइड से, बीच में मायोसिन होता है। तो अब जब मायोसिन ऐसे ये हो गया तो ये क्या करेगा, दोनों को अपने साइड पुल करेगा, दोनों को अपने साइड पुल करेगा, तो ये जेड लाइन भी उसके साइड पुल होगा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था सार्कोमियर, है ना, राइट। तो सार्कोमियर भी कम हो जाएगा, समझा, मतलब मैंने क्या बोला, मायोसिन अटैच हुआ, राइट, मायोसिन ने अटैच किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया, दोनों को अपनी साइड खींचेगा। जैसे ही वो अपनी साइड खींचेगा क्या होगा, जेड लाइन भी अंदर अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। जब जेड लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो सार्कोमियर भी कम हो जाएगा, और अपने को इससे क्लियरली समझता है। और यही था अपना कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी ये फ्लो चार्ट हाँ रफ करती हूँ मैं, ओके। तो अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो अपने को समझ आता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अपने को इससे इजीली समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में आई बैंड कैसा हो रहा है, आई बैंड कम हो जा रहा है, आई बैंड जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है, क्योंकि वो अंदर आ जा रहा है, तो आई बैंड रिड्यूस्ड हो जा रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, ओके। आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड, बट ए बैंड जो है वो अपना लेंथ को कम ज्यादा नहीं करता, रिटेन्स
सेम रहता है। ओके, रिटेन्स इट्स लेंथ। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में हुआ। अब रिलैक्सेशन के टाइम में जब उसको रिलैक्स होना रहेगा तो ये मायोसिन क्या करेगा, ये क्रॉस ब्रिज को वापस तोड़ देगा। समझ गया? तो ये कैसे तोड़ेगा, इसने जो एडीपी और एटीपी को तोड़ा था, तोड़ के रखा था, उसको बाहर फेंक देगा और नया एटीपी आके उसके एटीपी बाइंडिंग साइट पे आके अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब एटीपी अटैच हो जाएगा तो ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज टूट गया तो यहाँ पे जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो वापस से एक्सपोज हो गया। अब क्या होगा, वापस से ये ब्रेकिंग क्या होगा, बनेगा, फॉर्मेशन होगा, फिर टूटेगा, फिर फॉर्मेशन होगा, फिर टूटेगा। मतलब जो क्रॉस ब्रिज है वो बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, ऐसा बहुत देर तक चलता है। कब तक चलता है मालूम है? जब तक कैल्शियम आयन, जो हम लोग ने कैल्शियम आयन की बात की थी यहाँ पे, वो कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है वो पूरा का पूरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं चला जाता। जब वो पूरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। समझा? इतना समझा? हम लोग ने क्या पढ़ा कि मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट जो होता है, मोटर न्यूरॉन जो होता है अपना, मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आता है उसके साथ कुछ मसल्स एसोसिएटेड होते हैं, तो वो दोनों मिला के अपना मोटर यूनिट बनाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट क्या होता है, जो अपना जंक्शन है किसके बीच का, मोटर न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा था, जो सेल का ये था, सेल का मेम्ब्रेन था, उसको हम लोग बोलते सार्कोलेमा। तो ये दोनों के बीच का जो जंक्शन था उसको हम लोग ने क्या बोला, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या होता है, सिग्नल कौन भेजता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन लेके आता है उसको, मोटर न्यूरॉन लेके आया, जंक्शन तक पहुंचा, जंक्शन को खो किया, जंक्शन ने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम उस सिग्नल को सार्कोलेमा तक पहुंचाएगा। ये जंक्शन हो गया, ये सार्कोलेमा तक पहुंचा दिया उसने। अब इसके अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज कर देगा। जब कैल्शियम को रिलीज कर दिया, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। ट्रोपोनिन क्या करता था, ट्रोपोनिन एक्टिव साइट को मास्क करके रखता था, उसके ऊपर जाके उसको छुपा के रखता था। तो अब जब ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ भाग गया तो वो एक्सपोज हो गया, वो फ्री हो गया। तो मायोसिन ने उसका फायदा उठाते हुए क्या किया, अपने एटीपी को तोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एटीपेज एंजाइम उसके हेड में होता है, तो वो एटीपेज एंजाइम की हेल्प से उसने एटीपी को तोड़ दिया इनटू एडीपी एंड आईपी, और जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको यूटिलाइज करके वो उसके साथ अटैच हो गया, बाइंड हो गया, तो क्रॉस ब्रिज बनाया। अब ये क्रॉस ब्रिज जैसे ही बना, ये क्या करने लगा, उसको अपनी तरफ पुल करने लगा, तो जिसकी वजह से जेड लाइन भी अंदर की तरफ पुल हो गया, सार्कोमियर भी कम हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होता है, आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ए बैंड उतने का उतना ही है, रिटेन्स इट्स लेंथ, क्योंकि मायोसिन अपने हेड से मूवमेंट कर रहा है, मायोसिन मूवमेंट नहीं कर रहा है, मायोसिन का सिर्फ हेड वाला पार्ट मूव कर रहा है, राइट। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलैक्सेशन के टाइम में क्या करेगा ये, इसलिए ये जो क्रॉस ब्रिज है उसको तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा, एटीपी को जो उसने इसमें तोड़ा था इसको फेंक देगा और नया एटीपी आके उसके पास बाइंड हो जाएगा, तो ये क्रॉस ब्रिज को तोड़ देगा और रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। ये ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन कब तक चलेगा, जब तक सारा का सारा कैल्शियम जो सेल में रिलीज हुआ था, सार्कोप्लाज्म में आ गया था, वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम में जाके वापस नहीं बैठ जाता। जैसे ये सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा, ये पूरा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो पार्ट है वो रुक जाएगा। ओके, अभी क्या होता है कि जब ये रिपीटेड एक्टिवेशन चालू रहेगा मसल का, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो क्या होता है, अपने मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का। ओके, इधर लिखती हूँ, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब वो आके जमा हो जाता है। किसकी वजह से जमा होता है, बिकॉज एनेरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, इसलिए तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है।
तो इसके वजह से अपने को बहुत थकावट होती है। जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्शन वाला कुछ काम करेंगे जिसमें कंटिन्यूसली एक्टिवेशन है अपने मसल का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होता है अपने को बहुत थकावट महसूस होती है, हमको बहुत फैटिकनेस वाली फीलिंग आती है। वो क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन क्यों होता है? ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। एनारोबिक ओके, तो ये था स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जो क्या बोलता है कि थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन जो है वो थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन पे स्लाइड करेगा और उसके वजह से तभी अपना पूरा कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, राइट। तो ये था स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। अब अपने जो मसल्स है उसमें एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। मीन्स अपने जो मसल्स है उसमें क्या होता है, एक रेड कलर का ऑक्सीजन O2 स्टोरिंग पिगमेंट होता है, O2 स्टोरिंग पिगमेंट। इस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। अब कैसा होता है, ये जो मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन किसी किसी मसल्स में इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और किसी मसल्स में बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो जिस मसल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, मसल्स में अगर इसका कंटेंट ज़्यादा है या फिर इसका मसल्स कम भी हो सकता है, इसका कंटेंट मसल्स में कम भी हो सकता है। तो अगर इसका कंटेंट ज़्यादा है तो ये मसल को रेडिश अपीयरेंस देता है, मतलब मसल जो है वो रेडिश दिखेगा, थोड़ा सा रेडिश अपीयरेंस देता है। और अगर कम है तो ये वाइटिश वरना फिर पेल अपीयरेंस देता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेड मसल्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग रेड फाइबर्स बोलते हैं और इनको हम लोग व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोला हम लोग ने, मसल्स के अंदर एक रेड कलर का O2 स्टोरिंग पिगमेंट होता है। ये O2 नहीं, ये CO2 है, CO2 नहीं, ये O2 है, सॉरी। हाँ, तो O2 स्टोरिंग पिगमेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। वो पिगमेंट जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन कुछ मसल्स में ज्यादा होता है तो वो रेडिश अपीयरेंस देता है और इसको हम लोग रेड फाइबर्स बोलते हैं। और कुछ मसल्स में ये इसका कंटेंट कम होता है तो इसको हम लोग व्हाइटिश वरना पेल अपीयरेंस देता है, तो इसको हम लोग व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो रेड फाइबर्स है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, ताकि वो कैल्शियम के हेल्प से हो पाए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा हो जाता है। ओके, क्या पढ़ा यहाँ पे, रेड फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, व्हाइट फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज अप करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे O2 कंटेनिंग पिगमेंट ज्यादा है तो O2 को यूज करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा और उसके हेल्प से ATP बनाएगा। तो ये एरोबिक हेल्प से मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से बना रहा है, तो इसको हम लोग एरोबिक मसल्स बोलेंगे। और इसमें ये O2 का यूज नहीं कर पा रहा है ज्यादा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है और इसमें पिगमेंट का कंटेंट भी कम है। तो फिर ये O2 को यूज ना करते हुए एनारोबिक प्रोसेस से यूज करता है, एरोबिक प्रोसेस से अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप सो जिसने भी ये डाउट नीचे लिखा था उसका ये डाउट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल एंड आप ऐसे ही डाउट जो भी रहेगा वो पूछते रहो। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।